हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नदियों के कार्य या लैंडफॉर्म्स जो कि बनते हैं रिवर्स द्वारा। तो ये टॉपिक जो है बहिर्जात बल के अंदर आता है। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पृथ्वी की सतह के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही फोर्सेस काम करती हैं। अंदर जो फोर्स काम करती है उसे अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और इसका जो कार्य है वह पृथ्वी की सतह पर विषमताओं का निर्माण करती है। वहीं बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं वो इन विषमताओं को दूर करने के लिए समतल की स्थापना करते हैं। तो जो बहिर्जात बल हैं उनके जो तत्व हैं वो हैं नदियाँ, हिमानी, पवन आदि, और इन जो तत्वों का जो कार्य है वो अनाच्छादन की क्रिया करना है। तो अनाच्छादन की क्रिया में हम स्थैतिक और गतिक दोनों ही तरह की क्रियाओं यानी अपक्षय और अपवर्तन का सम्मिलित क्रिया का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग यानी अपक्षय। अपक्षय जो होता है किसी भी चट्टान या शैल का अपने स्थान पर टूट फूट की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय जो है अपने कारकों के आधार पर तीन तरह के होते हैं। पहला है फिजिकल, मैकेनिकल, भौतिक या यांत्रिक। दूसरा केमिकल, रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है बायोलॉजिकल यानी जैविक अपक्षय। तो फिजिकल या मैकेनिकल अपक्षय में जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो उससे जो चट्टानों में टूट फूट होती है वो भी फिजिकल वेदरिंग के अंदर आएगा। और अगर किसी रॉक में जल प्रवेश के कारण जो टूट फूट होती है, घर्षण से जो टूट फूट होती है, और दबाव पड़ने से जो टूट फूट होती है यानी जो अपक्षय होता है उसे, वो सारे जो है फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर आएंगे। तो दूसरा केमिकल रासायनिक अपक्षय के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे हाइड्रेशन की क्रिया, कार्बोनेटीकरण यानी कार्बोनेशन, एंड ऑक्सीकरण के कारण जो भी अपक्षय होता है वो रासायनिक अपक्षय के अंदर आते हैं। और बायोलॉजिकल जो अपक्षय होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग वो होता है एनिमल्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होती है ये। तो ये जो है ये वेदरिंग के टाइप्स हैं, वो भी उनके किस कारक के आधार पर। तो जो वेदरिंग है वो और भी चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे क्लाइमेट्स पे, वेजिटेशन, लैंडस्केप, रॉक स्ट्रक्चर यानी जलवायु पे। जहाँ पे शुष्क आर्द्र जलवायु होगी वहाँ पे रासायनिक अपक्षय होगा यानी ह्यूमिड ट्रॉपिक पे केमिकल वेदरिंग होगी, और जहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु होगी वहाँ पे भौतिक अपक्षय फिजिकल यानी कि ट्रॉपिक ड्राई में फिजिकल वेदरिंग होगी। इसके अलावा ये वनस्पतियों और चट्टानों की संरचना और भू आकृतियों के पर भी इनका वेदरिंग जो है वो डिपेंड करती है। तो अब हम जानते हैं अब अपरदन क्या होता है। तो अपरदन, इरोजन। तो अपरदन जो है ये जो अपक्षय द्वारा जो टूटे फूटे पदार्थ और वियोजित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा ले जाने की क्रिया जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको स्थानांतरित करने की या उनको प्लेस को ट्रांसफ़र करने की जो क्रिया है उसे हम अपरदन कहते हैं। तो इसे हम अपरदन कहते हैं। जो अपरदन की जो क्रिया है वो अपरदन जो है वो छोटे छोटे क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, मतलब छोटी छोटी क्रियाओं द्वारा अपरदन होता है। ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो वो है अपघर्षण, एब्रेशन यानी सन्निघर्षण यानी एट्रिशन, और जलीय क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन, घोलन, संक्षारण, कोरोजन। तो सबसे पहले जानते हैं अब अपघर्षण क्या होता है। तो जो कोई भी जल प्रवाह है अगर वो अपने साथ कुछ बोझिल पदार्थ यानी जो अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि कंकड़, बालू, पत्थर है उनको अपने साथ लेके बहती है, तो ये जो कंकड़, बालू, पत्थर हैं जहाँ से भी ये बह रहे हैं उन चट्टानों की तली में या उनके किनारों पर उनके साथ घर्षण करते हुए उनको तोड़ फोड़ के उनको बहा ले जाने की जो क्रिया है, ये जो उनके साथ घर्षण करने की जो क्रिया है उसे अपघर्षण कहते हैं। अब देखते हैं कि सन्निघर्षण क्या होता है, एट्रिशन। तो सन्निघर्षण ये जो कंकड़, बालू, पत्थर जो है ये जब आपस में ही टकरा के छोटे टुकड़ों में बदलते हैं तो उसे सन्निघर्षण कहते हैं। अब तीसरा है हाइड्रोलिक एक्शन, जलीय क्रिया। तो जल प्रवाह के
जल का जो प्रवाह है उसके वेग के कारण जो चट्टानें जो टूट फूट के अलग होकर बहने लगती हैं, इसको जो हम कहते हैं जल प्रवाह, जलीय क्रिया। अब देखते हैं घोलन या संक्षारण क्या होता है, कोरोजन। तो जैसे डोलामाइट, चूना पत्थर, ये आदि जो है जल के साथ घुल के और शैलों से अलग होने की जो क्रिया है उसे घोलन या संक्षारण कहते हैं। तो ये हमने जाना कि अपक्षय और अपर्दन क्या है। तो ये जो हमने अनाच्छादन की क्रिया, जो कि ये जो पवन आदि जो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के कारक जैसे पवन, हिमानी आदि जो हैं, इनका जो कार्य है वो डेन्यूडेशन हमने बता दिया है। और इस डेन्यूडेशन में जो है अपक्षय और अपर्दन के अलावा बृहत्क्षालन और निक्षेपण भी आता है। तो बृहत्क्षालन या जिसको बोलते हैं मास मूवमेंट, ये क्या होता है कि जो शैलों के मलबे पर्वतीय ढाल के अनुरूप ग्रेविटी के थ्रू अगर वो बहते हैं तो वो पर्वत ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे की ओर बहते हैं। तो ये वैसे ये अपर्दन का कोई ये क्रिया नहीं है, लेकिन ये जो है अपर्दन को प्रभावी बनाते हैं। और अब हम जानते हैं निक्षेपण क्या होता है, डिपोजिशन। तो अपर्दन का परिणाम ही निक्षेपण है। तो जैसे कि जब ही अपर्दन की क्रिया ढाल के कमी के कारण, ढाल कम होने के कारण जब वो अपर्दन की क्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है तो वहाँ निक्षेपण स्टार्ट होता है और इससे ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अब हम चलिए जानते हैं कि ये जो भू आकृतिक प्रक्रिया कारक जैसे नदी, हिमानी, पवन जो भी समतल स्थापना जो कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो नदियों के द्वारा होता है। तो हम इसकी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्थलाकृतियाँ यानी जो लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप जो बनते हैं वो अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण के द्वारा ही बनते हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी अपर्दनात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहले आती है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी क्या होती है, तो इसे पहले बताने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो नदी है, नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, परिपक्वावस्था और वृद्धावस्था। तो नदी जब पर्वतीय भाग में होती है तो वो उसकी युवावस्था होती है और वो अपनी युवावस्था यानी पर्वतीय भागों में वो वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा करती है। तो और वो बहुत तेज़ी से ही जो चट्टान है उनको शैलों में बहुत वर्टिकल इरोजन करती है और बहुत गहरी और तंग घाटियों का निर्माण करती हैं। और जब इसी घाटी का शेप वी, इंग्लिश के वी शेप लेटर के अकॉर्डिंग होती है, यानी इस शेप में होती है, वी शेप में ये घाटी, तो इसे हम कहते हैं वी शेप वैली और यहीं से नदी होकर के बहती है। तो ये वी शेप वैली। तो गार्ज, अब देखते हैं गार्ज और कैनियन। तो गार्ज जो है ऐसे वी शेप वैली के अंडर में आता है। जो नदी ऐसे वी शेप फॉर्म कर रही थी, अगर ये जो आपको बताती हूँ, ये जो नदी वी शेप वैली का निर्माण कर रही थी, जब ये और भी गहरी, ये और भी वर्टिकल इरोजन करे और ये जो इसका ढाल है वो खड़ा हो जाए, खड़े के रूप में, वी शेप ना हो के खड़े हो, यानी और भी ज़्यादा वर्टिकल हो जाए, तो इस तरह की जो स्थलाकृति होती है इसे गार्ज कहते हैं। अब जैसे कि अब सिंधु नदी द्वारा सिंधु गार्ज और सतलुज नदी द्वारा शिवकिला गार्ज का निर्माण होता है और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दिहांग गार्ज का निर्माण होता है। तो अब हम जानते हैं कैनियन। तो कैनियन जो है, कैनियन गार्ज का ही विस्तृत रूप है, जहाँ पे कि ये घाटी और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है और जो इसका ढाल है वो कम हो जाता है, तो उस तरह पे कैनियन का निर्माण होता है, जैसे ग्रैंड कैनियन आपका एग्जाम्पल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जलप्रपात और क्षिप्रिका के बारे में। तो जब नदी जब किसी ऊंचे खड़े ढाल से, जो कि एक ऊंचे किसी भाग से जिसकी ढाल बहुत ज़्यादा है, खड़ा है जो एकदम, और उससे अगर नदी का जल बहुत तेज़ी के साथ नीचे की ओर गिरता है, तो इस तरह की जो स्थलाकृति होती है उसे हम वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं। तो और अब देखते हैं क्षिप्रिका यानी रैपिड्स क्या होते हैं। तो जहाँ जलप्रपात में ऊंचाई ज़्यादा होती है
और प्रवाह और ढाल जो है वो एकदम खड़ा होता है, वहीं क्षिप्रिका में ऊंचाई कम होती है और जो ढाल है ऊंचाई कम और ढाल जो है वो सामान्य होता है। तो इस तरह से जो वाटर बहता है उसे क्षिप्रिका कहते हैं। अब संरचनात्मक सोपान क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संरचनात्मक सोपान वहाँ होता है जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः एक दूसरे के बाद पड़ती रहती हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। ये रही कठोर चट्टान और ये वाली रही मुलायम चट्टान। तो नदी जो है वो मुलायम चट्टानों का अपरदन बहुत तेज़ी से करती है और कठोर चट्टानों का बहुत धीमी गति से करती है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जो संरचनात्मक सोपान, जिसको स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं, तो ये है क्या, जब कठोर और मुलायम चट्टानें एक दूसरे के बाद हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के बाद क्रमशः आती रहती हैं, तो जो नदियों का जो इरोजन रेट यानी अपरदन की जो दर है दोनों चट्टानों के लिए अलग होती है। मुलायम के लिए काफ़ी जल्दी इरोजन करता है और हार्ड का बहुत लेट में करता है। तो इस तरह की जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं। अब देखते हैं नदी वेदिका यानी रिवर टेरेस क्या होती है। तो रिवर टेरेस नदी वेदिकाएं जो होती हैं वो पुरानी घाटी को नवीन घाटी से अलग करती हैं सीढ़ियों यानी सोपानों द्वारा। तो ये किस तरह अलग करती है हम ये देखते हैं। ये वैसे उस जगह पे स्टार्ट होती है जब नदियों का जो वो उद्गम स्थल है वो ऊंचा हो जाए, या फिर जहाँ पे ये जाके मिल रही हैं किसी सागर या झील में मिल रही हैं उसका जो वो लेवल है वो अगर वो घट जाता है तो वो जो नदियों का जो स्पीड होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो वो काफ़ी तेज़ी से इरोजन करती हुई जाती हैं। तो ये जो तेज़ी से इरोजन करती हैं, ये इरोजन किया, जब इनका और हुआ तो ये फिर से इन्होंने इरोजन किया, ये फिर से इरोजन किया। ठीक, तो इस तरह की जो स्थलाकृति है ये देखिए। तो ये जो पहली बार इरोजन किया, तो जो इतना ये जो इस घाटी ये पहली बार घाटी रही, ये पुरानी घाटी, फिर इरोजन करते हुए फिर ये यहाँ पे इरोजन किया। तो ये मतलब पुरानी घाटियाँ जो है नवीन घाटियों से सीढ़ियों द्वारा सोपानों द्वारा अलग होती हैं। इस तरह की जो स्थलाकृति होती है उसे नदी वेदिका यानी रिवर टेरेस कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये जो नदी है वो किस लेवल तक अपरदन कर सकती है। नदी अपने बेस लेवल तक यानी आधार तल तक ही अपरदन कर सकती है। तो ये आधार तल क्या होता है, तो नदी जो किसी सागर या झील में जिसमें भी गिर रही है उसका जो लेवल है वही नदी का बेस लेवल है। तो वो केवल नदी जो है केवल अपने बेस लेवल तक ही अपरदन कर सकती है, उससे ज़्यादा अपरदन वो नहीं कर सकती है। और इस तरह की जो स्थलाकृति है उसे नदी वेदिका कहते हैं। अब देखते हैं नदी विसर्प या मेंडर क्या होता है। और ये जो नदी वेदिकाओं का निर्माण कब होता है, ये नदी वेदिकाओं का निर्माण जब वो नदी अपने रिजर्वेशन यानी पुनर्जीवन में आती है तो होता है। अब ये नदी विसर्प या मियांडर क्या होता है। नदी जब अपने पर्वतीय भाग को छोड़कर
पर्वतीय भाग से छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जो उसका जो डायरेक्शन होता है वो काफ़ी घुमावदार होता है। वो सीधी रेखा में न प्रवाहित होकर काफ़ी घुमावदार बहती हुई जाती हैं। ये देखिए इसकी नदी की डायरेक्शन काफ़ी घुमावदार है और वो अब यहाँ पे जहाँ जैसे वो जिस डायरेक्शन में जा रही है इस वाले भाग पे वो काफ़ी तेज़ी से अपरदन करती है और यहाँ पे ये निक्षेपण करती है। इसे कांप कहते हैं इसके निक्षेपित पदार्थ को, और इसे क्लिफ ढाल कहते हैं जहाँ पे वो तेज़ी से अपरदन कर रही है। तो इस तरह की जो संरचना है उसे नदी विसर्प या मियांडर कहते हैं। अब मैदान या पेनिप्लेन क्या होता है, तो नदी जब अपने अंतिम अवस्था में पेनिप्लेन्स मैदान का निर्माण करती है अंतिम अवस्था से पहले, और इसमें ये जो मैदान का निर्माण होता है वो अपरदन और निक्षेपण दोनों की क्रियाओं द्वारा होता है। तो अब देखते हैं क्षारण या गोखुर झील किसे कहते हैं। तो ये जो नदी अपने विसर्प को त्याग कर, नदी जो अपने विसर्प को त्याग कर अगर वो सीधी रेखा में प्रवाहित होने लगे नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधी रेखा में प्रवाहित होने लगे तो ये जो अवशिष्ट जो छोड़ा हुआ ये जो नदी का भाग है ये जो देखने में एक ऑक्सबो जो गाय के खुर के समान दिखता है, इसीलिए इसको गोखुर झील या क्षारण झील कहते हैं, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये पूरा कांप के बीच में होता है। अब देखते हैं जलगर्तिका या पोर्टहोल्स क्या होते हैं। तो जलगर्तिका क्या होती है, जब नदी की तली में जल भंवरों के साथ छोटे छोटे कंकड़ बहुत तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, तो वो जो तली में वो एक छोटे छोटे होल्स का निर्माण करते हैं, गड्ढों का निर्माण करते हैं, इसे ही जलगर्तिका कहते हैं। और ये कुछ दिखने में ऐसे दिखते हैं। ये जैसे नदी की तली है, तो ये नदी की तली है, इसमें ये ऐसे गड्ढों का निर्माण करते हैं छोटे छोटे दिखने में, इसे हम पोर्टहोल्स या जलगर्तिका कहते हैं। तो ये सब रही जो अपरदन द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनी। अब हम निक्षेपण द्वारा कौन कौन से स्थलाकृति बनती है हम उसके बारे में देखते हैं। तो निक्षेपण से जो पहले बनता है जलोढ़ यानी एलुवियल फेंस। तो नदी में जब मलबे बहुत ज़्यादा हो जाए, वो काफ़ी भारी मलबों के साथ पर्वतीय भाग के ढलान के सहारे वो जब नीचे उतरती है, जब वो नीचे उतरती है तो इतना ज़्यादा मलबा होता है, तो वो जो पर्वतीय भाग के आधार के पास वो जो मलबे होते हैं वो अर्धवृत्ताकार भाग में फैल जाते हैं। नॉट वर्किंग। ये नदी का पर्वतीय भाग, ये जो पर्वतीय भाग से नदी उतर रही है इसमें मलबे काफ़ी हाई हैं। तो ये जो इसका जो बेस है पर्वतीय भाग के आधार के पास, ये जो मलबे हैं अर्धवृत्ताकार भाग में फैल जाते हैं, और ये जो इसी को हम जलोढ़ पंख या एलुवियल फेंस कहते हैं। और जलोढ़ शंकु क्या होता है, तो जब ये ढाल और भी हो जाए, जब ये ढाल ज़्यादा हो जाती है, जब ये ढाल बढ़ जाए और ये मलबे जो हैं वो उतनी तेज़ी से नीचे नहीं उतर पाएँ, वो बह नहीं पाएँ, तो ये यहीं पे कोन्स या शंकु का रूप धारण कर लेते हैं, कोन्स के फॉर्म में कुछ ऐसा, कुछ कोन्स के फॉर्म में ये मलबे जो जम जाते हैं वहीं पे निक्षेपित हो जाते हैं। तो इस तरह की जो स्थलाकृति बनती है उसे हम जलोढ़ शंकु या एलुवियल कोन्स कहते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, यानी नेचुरल लेवल्स। तो नदी के किनारों पे, ये रही नदी के किनारे पे अवसादों या मलबों का जो निक्षेपण होके जो पुल बनता है, तो उसे ही हम प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लेवल्स कहते हैं।
अब बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन क्या होता है? तो जब बाढ़ आती है तो अपने समीपवर्ती क्षेत्रों में भी वो बाढ़ का पानी फैल जाता है और उसमें जो काफ़ी महीन बालू और मिट्टी जो होती है वो होते हैं। तो जब बाढ़ चला जाता है, पानी तो चला जाता है लेकिन वो अपने साथ लाए जो महीन बालू और पत्थर है वो एज इट वहीं पे छोड़ जाता है। तो जब वो जो आपका प्लेन होता है वो दिखने में एक लहरदार और बहुत समतल दिखता है, उसे ही बाढ़ का मैदान कहते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ जल और मिट्टी का निर्माण करता है। एक चीज छूट रही है, डेल्टा। तो नदी जब अपने परिपक्व अवस्था यानी मैदानी भाग को छोड़ के परिपक्व अवस्था से जब अपनी वृद्धावस्था में जाता है तो वहाँ पे वो डेल्टा का निर्माण करता है। तो डेल्टा का निर्माण वो निक्षेपण से करता है। तो डेल्टा वैसे तो वो स्थलाकृति है जो नदी अपने समतल मैदान, डेल्टा एज इट एक समतल मैदान है जिसका ढाल जो है वो सागर की ओर होता है, और जो स्थलाकृति होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो किस फॉर्म में है? वो चापाकार डेल्टा कुछ इस फॉर्म में है, वो चापाकार डेल्टा। ये नदियाँ ऐसे बहते बहते और कुछ ऐसे जाके ये नदी ऐसे बह रही है और ये चापाकार डेल्टा, और ये बीच बीच में निक्षेपित करते हुए जाती है और काफ़ी भागों में फैल जाती है और इसे ही हम गंगा ब्रह्मपुत्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका निर्माण करती है। इसके अलावा आपका मिसिसिपी नदी जो मैक्सिको की खाड़ी में जो डेल्टा का निर्माण करती है उसकी आकृति एक पंजाकार डेल्टा होता है, यह किसी पक्षी के पंजे के समान होता है। तो ये रहा डेल्टा के बारे में। तो आज हमने नदियों के कार्य यानी लैंडफॉर्म्स जो कि रिवर द्वारा बनता है उनके बारे में स्टडी किया। तो आशा आपको पसंद आया होगा। अब फिर मिलेंगे। थैंक यू।